अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर इंस्ट्रक्टर सलमान अमीन मलिक। आज हमारा 23rd लेक्चर जो है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय 23rd लेक्चर ऑफ लीनियर अलजेब्रा। लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट टू लेक्चर। लास्ट टू लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेसेस का एक तो कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्ड वेक्टर स्पेस की जब भी हम बात करते हैं, अब उसके साथ ही हमारे ज़हन में कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स, स्पैनिंग सेट ऑफ दैट वेक्टर स्पेस, और ऐसा सेट जो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और स्पैन भी करे कंप्लीट वेक्टर स्पेस को, हमने उसका नाम रखा था बेसिस। बेसिस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सेट है, और मैंने आपको ये भी आपको बताया था कि बेसिस अ वेक्टर स्पेस कैन हैव मोर देन वन बेसिस, बट द बेसिस हैव वेरी पर्टिकुलर और वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या थी कि एक से ज्यादा बेसिस तो वेक्टर स्पेसेस किसी एक वेक्टर स्पेस की हो सकती हैं, लेकिन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस आर द सेम। तमाम की तमाम बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। नेक्स्ट फिर हमने बेसिस की एक और बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो कि बेसिस इज द लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको इस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन से आप इंस्टेंटली विदाउट एनी कैलकुलेशन जो है डिसाइड कर सकते हैं वेदर द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स विच हैज मोर वेक्टर्स देन द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस, दैट सेट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमने पढ़ा था। सिमिलरली कोई भी सेट containing the number of elements less than the dimension of the vector space or dimension of the vector space, हमने क्या डिफाइन किया था कि number of elements in the basis of that vector space। अब कोई भी सेट आपको दिया गया हो, उसमें एलिमेंट्स जो हैं बेसिस के एलिमेंट से कम हो, तो वो सेट कभी भी स्पैन नहीं कर सकता थ्रू आउट कंप्लीट बेस वेक्टर स्पेस को। ये जो है ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको बताती थी कि आपके पास अगर कोई सेट दिया गया हो तो वेदर यू कैन विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन डिसाइड कि ये सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब अगर कोई ऐसा सेट दिया गया हो जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स सेम हो बेसिस में जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स देन वी कैन नॉट से एनीथिंग। Then you have to formally check whether the set is linearly independent or dependent. Similarly, आपने अगर आपको ऐसा सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिस के एलिमेंट्स के इक्वल हैं, then you have to check whether the given set spans the whole space or not. And this is possible कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में सेम हो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके बेसिस में हैं, और सेट स्पैन करे या ना करे। इट डिपेंड्स कि आपके पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो कि स्पैन कर सकती हैं। अगर स्पैन करेगा तो वो ही सेट ऑटोमेटिकली बेसिस बन जाएगा। ये भी बेसिस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन लेट्स से n है, n इज एनी पॉजिटिव नंबर, देन any set containing n vectors of that vector space, we will only check one of the two conditions. हम सिर्फ ये चेक कर लें कि a set containing n vectors is linearly independent, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैन भी करेगा। और बड़ी बड़ी कंडीशन इस पे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है वो n होनी चाहिए। ठीक है। सिमिलरली कि अगर आपके पास n वेक्टर्स वाला कोई सेट है और आप ये चेक कर लेते हैं कि ये सेट जो है स्पैन करता है कंप्लीट वेक्टर स्पेस को, देन देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग दैट द सेट्स आर द गिवन सेट और द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज थी बेसिस की जो कि मैंने आपको रिकॉल भी करवा दी है। अब एक और प्रॉपर्टी जो थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास बेसिस दिया गया है, then you can define a coordinate system corresponding to that basis. अब ये coordinate system मैंने आपको ये मैप भी
बताया था कि कोऑर्डिनेट मैप हमने जिसका नाम रखा था, और कोऑर्डिनेट मैप जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बनाता है। कोऑर्डिनेट मैप कि अगर आपके पास x कोई भी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, एंड देन वी असाइन अ यूनिक वेक्टर ऑफ Rn to that element which is the solution of the vector equation equals x equals the linear combination of the elements of the basis, और उसके जो वेट्स होते थे उसको हम असाइन करते थे कि ये कोऑर्डिनेट है x का विद रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस, जो बेसिस आपको दी गई है। अब एक वेक्टर स्पेस की मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा बेसिस हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव द सेम वेक्टर स्पेस, एक ही वेक्टर स्पेस है, तो हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम कोरिस्पॉन्ड टू ईच बेसिस जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये किस तरह हम डिफाइन करते हैं, ये मैंने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया है, और इसमें हम यूज करते हैं व्हाट वी कॉल द यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम जो है ये हम यूज करते हैं विच स्टेट्स दैट if B is a basis, then every element of the vector space can be written as unique linear combination of the vectors of basis। ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम जो है मैंने आपको स्टेट करवा दिया है, और इसी यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की वजह से every element belonging to the vector space X we associate a unique weights corresponding to the linear combination of the vectors of the basis B। और बेसिस अगर आपके पास एक है तो एक जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है उसका कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। अगर बेसिस आप चेंज कर देते हैं देन द सेम एलिमेंट मे हैव द डिफरेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो यही डिस्कस करना है कि वी हैव अ वेक्टर स्पेस, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, उसके डिफरेंट बेसिस हैं, correspond to each basis we can have a coordinate system on that vector space। ठीक है, अब we want to see the relationship between different coordinate systems कि अगर एक बेसिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आ रहा है, एलिमेंट तो वेक्टर स्पेस का सेम है, इट हैज टू कोऑर्डिनेट इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम which are obtained by two different bases। ठीक है, एलिमेंट सेम है, कोऑर्डिनेट दिस वन है, एलिमेंट सेम है, कोऑर्डिनेट दिस वन है, एंड दीज टू कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटिव टू द टू डिफरेंट बेसिस ऑफ द सेम वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये एक ही वेक्टर को या फिर एक ही वेक्टर स्पेस पे वी हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एंड इन टुडेज लेक्चर वी वांट टू स्टडी वेदर what is the relationship between these different coordinate systems of a same vector space। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह एक अगर एलिमेंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू वन बेसिस, देन हाउ टू ट्रांसफॉर्म दैट वेक्टर और एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस इनटू द अदर बेसिस। वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो क्या है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वी गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर बेसिस ऑफ द सेम एलिमेंट, क्योंकि x तो सेम उसी वेक्टर स्पेस से है और एक ही वेक्टर स्पेस पे हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस। जितनी बेसिस होंगी उतने ही कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन डिफाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट एज यूजुअल मैं आई विल स्टार्ट by solving some of the practice problems। So let's go to the slide and see what are the practice problems I have chosen from the last lecture। And today we are having the 23rd lecture of linear algebra, and question which I pick from the previous lecture are the question number 1 is, in fact I have picked 3 questions and all these 3 questions are very interesting because these are logical questions। Find the dimension, the question number 1 is find the dimension of the subspace of all vectors in R3 whose first and third entries are equal। इसका मैंने आपको हिंट भी दिया था। अब ये वेक्टर किस तरह का होगा कि फर्स्ट एंट्री सेम है x1 x2
ये फिक्स है, इट मीन्स सेम है, एंड वी कैन हैव द थर्ड एंट्री डिफरेंट. ठीक है. अब ये जो सेम है, आई कैन टेक x1 इक्वल्स x2. ठीक है, क्योंकि ये तो जो मेरा h बन रहा है उसमें R3 के ऑल एलिमेंट्स हैं विच हैव फर्स्ट एंट्री मैंने ये कही, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री मैंने x2 कही, ये दोनों सेम है. तो आई कैन राइट दिस वेक्टर एज, लेट्स से this is equals x. So I can write x, z and x. So I can take x common. I am having z, and 1. So this can be written as x 1 0 1 plus z 0, क्योंकि z में x का 0 का कंपोनेंट तो नहीं है, 1 0. अब ये वेक्टर्स जो मैंने लिखे हैं इसको अगर मैं ऐड करूं, आई एम हैविंग x z x एलिमेंट इन विच द फर्स्ट एंट्री एंड द थर्ड एंट्री आर द सेम, बट all such type of vectors where x and z belongs to real number हैं, जो मेरे h फॉर्म कर रहा है सबसेट ऑफ R3 जो है ये मेरा फॉर्म कर रहा है, ये तमाम वेक्टर्स इफ x and z are any real numbers, और इस वेक्टर को मैं u कहूं, इस वेक्टर को v कहूं, so I am having the linear combinations of these two vectors. In H, in the subset of R3, I am having the linear combination of these vectors. In other words, I can say that my H subspace is span of 1 0 1 vector and 0 1 0 vector. Now you can clearly check these are two vectors of R3. These are not multiple of each other. So the vectors u and v, जिनका मैंने नाम u and v रखा है, these are linearly independent. Linearly independent हुए तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो है span of any vectors, linearly independent vectors, उसकी basis अगर आपने लिखनी है तो you will take these vectors into that set which spans the space and are linearly independent. Hence, this is the basis for this space H, and there are two elements, first element u and second element v, जो मैंने u और v नाम रखा हुआ है इन दोनों का. So the dimension of the H equals 2. So the subspace of all vectors in R3 whose first and third entries are equals has dimension 2. अब टू डायमेंशनल स्पेस R3 में जो है ये भी हमने स्टडी किया हुआ है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है. इट्स ज्योमेट्री इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और उस प्लेन का लाइंस मैंने आपको बताया था कि 3D में जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो प्लेन फॉर्म होता है. तो इन दो वेक्टर्स से पास करने वाली लाइंस का इंटरसेक्शन जो है वो प्लेन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन व्हाई द स्पेस P, ये स्पेस मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इज एन इन्फिनिट डिमेंशनल स्पेस. अब दिस इज द स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स. नाउ इमेजिन, इसका मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि इसकी बेसिस क्या फॉर्म करती है. इट्स बेसिस इज इन्फिनिट सेट. इन्फिनिट सेट किस तरह का है? 1 t स्क्वायर अप टू सो ऑन tn एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है. बिकॉज इस सेट में, P सेट में हमारे पास किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है. अब आप इस सेट को, इसकी बेसिस को, ये जो मैंने लिखा है B, इसको ट्रंकेट नहीं कर सकते फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि कोई भी जहां पे भी आप, लेट्स से आप 10,000 पे कहते हैं कि इसकी बेसिस है 10,000 में n में लेट्स से n इक्वल्स 10,000. अब n plus 1 that will be another integer, positive integer. Whatever you think a bigger number, I can have a bigger number by adding just 1. So I cannot restrict or truncate this set
which forms the basis of this P, so it should continue because this set is the space of all polynomial. It can have a polynomial of डिग्री 1 ट्रिलियन. अब 1 ट्रिलियन में +1 कर दूं, ऑफ कोर्स 1 ट्रिलियन से बड़ा ही वो होगा, so on and so forth. So we cannot have the finite basis for this space, which implies that P is of infinite dimensional. ये मैंने आपको वो लॉजिक दी है जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, infinite dimensional space है. But in mathematics we can formally prove this statement, जो कि beyond the scope of your course है, तो you don't need it, you just have to realize it. Next question भी जो है वो भी इसी तरह आपने realize करना है. Although कि there are formal proofs जो कि आपका mathematicians जो हैं वो study करते हैं, formal proofs, how to prove the mathematical statement. But I am just giving you the informal way so that you can realize that this statement is true and you can justify. ठीक है? Let H be an n-dimensional subspace of an n-dimensional vector space show that H equals V. अब H जो है वो subspace तो है ही, H सबस्पेस है V की. अब हमने ये रिजल्ट भी पढ़ा हुआ है, अगर सबस्पेस होगा तो डायमेंशन ऑफ H शुड बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस V. ये हमने स्टडी किया हुआ है, ये हमने रिजल्ट पढ़ा था और ये लॉजिक भी है, इट मेक्स सेंस ऑल्सो. किस तरह सेंस ये बनाता है कि H जो है वो सबसेट है उसका, तो उसकी डायमेंशन जो है वो V से ज्यादा तो नहीं हो सकती. H कैन नॉट हैव such an element which is not in V, क्योंकि H तो सबसेट है, इनफैक्ट सबस्पेस है, मोर देन दैट है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास आ गई. अब डायमेंशन ऑफ V जो है वो n हमें दी गई है और डायमेंशन ऑफ H भी n दी गई है. इसका मतलब ये है कि I can have B a set containing H1, H2, Hn. n वेक्टर्स इसमें है और ये n वेक्टर्स वाला बेसिस फॉर्म करता है फॉर सबस्पेस H. ये बेसिस फॉर्म करता है. ठीक है? अब हमने डायमेंशन ऑफ V भी n है, हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर V की डायमेंशन n हो, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स विल आल्सो स्पैन द स्पेस V, वेक्टर स्पेस V. तो अगर linearly independent set having the same number of elements as the dimension of the vector space वो linearly independent हो जाए तो span भी हो जाएगा. तो क्या इसका क्या मतलब है कि वो basis form कर देगा. अब ये B जो है each HI belongs to H है, H जो है वो सबसेट है V का. इसका मतलब है each HI belongs to V हो गया. I equals कहां से है, 1, 2 up to so on n. अब ये एक B बेसिस जो H की बेसिस बन रही थी, ये क्या होगी, a linearly independent and spanning set हो गया किसका, V का, having n वेक्टर. अब डायमेंशन ऑफ V भी n दी गई है. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिस फॉर्म हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिस फॉर्म होगी वेक्टर स्पेस V की. इन अदर वर्ड्स ये स्पैन करता था H का. वी कैन से दैट V is the subset of H. ठीक है, क्योंकि स्पैनिंग सेट का हर एलिमेंट जो है वो V में चला गया तो V सबसेट ऑफ H हो गया. इसका मतलब ये है कि डायमेंशन ऑफ V लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ H. Hence combining the two equations, dimension of V equals dimension of H. ये टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं आपको मैथमेटिकल रिगोरस जो लॉजिक होती है वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था. दैट्स व्हाई आई पिक दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट लेक्चर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट द today's lecture, which is about the what we want to learn the relationship between the different coordinate systems which has been obtained by different bases of the same vector space. और इसका टॉपिक हमने नाम क्या रखा हुआ है, चेंज ऑफ बेसिस. दैट वी वांट टू चेंज फ्रॉम वन बेस द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एन एलिमेंट of a vector space from one coordinate system to other coordinate system, or each coordinate system
इज रिलेटिव टू अ बेसिस, एक बेसिस के रिलेटिव है. सो I have started the lecture first slide with the remark, when a basis B is chosen for an n-dimensional vector space V, the associate coordinate mapping onto Rn provides a coordinate system for xb xc equals. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x belongs to V है. अगर हमारे पास एक बेसिस B है और एक और बेसिस है C of same vector space V, then each of these bases B and C define a different coordinate system on the vector space, and this is the coordinate of an x. ठीक है. अब let's say कि अगर B जो है वो आपको दिया गया है B1 B2 अप टू सो ऑन Bn, और C आपको दिया गया है C1 C2 अप टू सो ऑन Cn. ठीक है, क्योंकि ये ऑन टू Rn है तो इसके बेसिस में डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस की वो कितनी होगी, n होगी. दैट्स व्हाई दीज बेसिस विल कंटेन n एलिमेंट्स, n वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर स्पेस. तो ये xb का क्या मतलब है? xb का इनफैक्ट हमने ये सीखा हुआ है कि xb का मतलब है द वेट्स c1, लेट्स से मैं कोई और x1 b1 प्लस x2 b2 प्लस सो ऑन xn bn इक्वल्स x. इस वेक्टर इक्वेशन के वेट्स जो हैं वो ये कोऑर्डिनेट है. ठीक है, xb, और ये कोऑर्डिनेट 2 दिए गए हैं, तो दिस इज एन पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ R2. सिमिलरली xc के कोऑर्डिनेट क्या है कि आपने x1 c1 प्लस x2 c2 प्लस सो ऑन xn cn इक्वल्स x किया. अब देखें एक सेम ही एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट बेसिस में है, तो ये डिफरेंट वेट्स आएंगे, डिफरेंट कोऑर्डिनेट आएंगे. So same element of R2 has different coordinate with respect to two different bases of R2. अब R2 की bases, there are many bases, तो उनमें से कोई सी एक basis जो कि B और C हैं, दो different bases B और C, उसके correspond एक same एलिमेंट के डिफरेंट कोऑर्डिनेट हैं. सो एक वेक्टर स्पेस पे, जैसे मैंने इसके आज के लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि एक ही वेक्टर स्पेस पे वी कैन हैव मोर देन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब ये ज्योमेट्रिकली जो है ये दिखाया गया है कि ये एक C1 C2 बेसिस है R2 की. ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया गया है कि 4 टाइम्स C2, 4 टाइम्स ये आगे चला गया, और 6 टाइम्स C1, C टाइम्स 6 टाइम इधर चला जाएगा. सो बाय पैरेललोग्राम लॉ दैट विल बी योर x. वेक्टर्स है ना, ये पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्टेंट जो है वो ये वेक्टर बनेगा विच इज x फ्रॉम हेयर, दिस x. ठीक है. अब इसी वेक्टर स्पेस पे, सेम वेक्टर स्पेस है, वी हैव अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द बेसिस B1 एंड B2. ये अब उसी x को जो है हमने 3B1 और B2 एज इट इज, इस पैरेललोग्राम का जो है सम जो है बनाया है x को. द सेम x कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सो व्हाट वी वांट टू डू, जो मैंने आपको पहले बताया, आवर प्रॉब्लम इज टू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट वेक्टर्स. टू कोऑर्डिनेट वेक्टर्स जो कि दो डिफरेंट बेसिस ऑफ द सेम वेक्टर स्पेस से बनाए गए हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है ये हमने स्टडी करना ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, देन आई विल क्रिएट अ मैट्रिक्स. उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो चेंज ऑफ बेसिस जो है वो हो जाया करेगी, एक बेसिस से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चले जाया करेंगे. कंसीडर टू बेसिस b equals b1 b2 and c equals c1 c2 for a vector space V.
वेक्टर स्पेस आप देख लें कि आप जितने भी लेक्चर्स हैं हम Rn से निकल आए हैं. Any vector space, it could be R2 or any other vector spaces. There are many vector spaces such that B1 equals 4C1 C2 and B2 equals, यहाँ पे B2 होगा, B2 equals -6 and 1. यहाँ पे ये -6 है. ठीक है. So B2 equals -6 C1 plus C2. अब क्या है कि अगर मैं ये B बेसिस C1 C2 एक बेसिस थी, अब B1 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस होगा ना, सिमिलरली B2 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस होगा. ठीक है. अब अगर मैं ये लिखूं, B1 को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है वेक्टर्स C बेसिस के फॉर्म में. सो आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ B1 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस C are 4 and 1 and the coordinate of B2 with respect to basis C is -6 and 1. ठीक है. Suppose x equals 3b1 b2, that is the coordinate of x with respect to b are given. Find coordinate of x with respect to c. अब सॉल्यूशन में इसके मैंने सबसे पहले एक हिंट लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट मैपिंग जिसको हमने इस तरह डिफाइन किया था, and this arrow, special arrow with this sign denotes x maps to this one, x of b into x. ये मैप जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉल करें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V to W which is a function and which satisfy first condition, a condition, that T u plus V equals Tu plus Tv. ये मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको. Tcu equals C times Tu. अब यहां पे u और v क्या है? u and v belongs to the vector space V. यहाँ पे C क्या है? C is any scalar real number and U belongs to V. Then linear transformation satisfies these two properties. अब आपकी कोऑर्डिनेट मैपिंग जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये सेटिस्फाई करती है. अब अगर हमने x इक्वल्स 3b1 प्लस b2 ये रिलेशनशिप जो है x का, इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेट ऑफ x b जो है ये हमें दिया गया है. अब मैं इस पे अगर मैपिंग ये लगा दूं, कोऑर्डिनेट मैपिंग विद रिस्पेक्ट टू c, इट मींस दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ x with respect to the basis C will be the coordinate of 3b1 plus b2 with respect to the basis C. अब ये मैप जो है, ये मैप कोऑर्डिनेट मैप जो है B मैंने यहां पे लिखा है, किसी भी बेसिस के लिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है. ये मैप जो है C कोऑर्डिनेट मैप जो है. So I will be able to write down 3, the coordinate of 3b1 with respect to basis C plus coordinate of b2 with respect to C by using the property A. यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी A जो है वो यूज की है. Then by using the property B I can take 3 outside. The coordinate of b1 C with respect to basis C plus
कोऑर्डिनेट ऑफ B2 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस C। अब अगर आप देखें कि क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट ऑफ B1 भी दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ B2 भी दिए गए हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट मैं यहां पे अगर डाल दूं 3, B1 क्या है 4 1 प्लस 1 इंटू B2 क्या है -6 1। So this will be the coordinate of x with respect to the basis C। अब इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इजीली। In fact it will become 12 -6 3 plus 1, it will become 6 4। अब इस वेक्टर इक्वेशन को I can write दिस इज द कोऑर्डिनेट x ऑफ c, जो कि हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। x ऑफ c इज 6 and 4। लेकिन मैं इस एग्जांपल से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको देना है उसको इस एग्जांपल को बेस बनाना चाहूंगा, ठीक है। अब इस वेक्टर इक्वेशन को अगर ये मैं u एंड v कहूं या a1 और a2 कह दूं इसको, तो इस वेक्टर इक्वेशन को आई कैन राइट दिस वेक्टर इक्वेशन एज 4 1 -6 1 इंटू 3 1। इस वेक्टर इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब 3 1 जो था वो आप देखें कि ये क्या था, ये तो कोऑर्डिनेट था x का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कोऑर्डिनेट एक बेसिस के कोऑर्डिनेट से दूसरे बेसिस के कोऑर्डिनेट में मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं, चेंज हो रही है मेरी बेसिस। कोऑर्डिनेट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू C इक्वल्स दिस मैट्रिक्स विच इज 4 1 -6 1 इंटू एक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू B। अब इसको मैं नोटिस करूं कि ये मुझे इंफॉर्मेशन दी गई थी कि B1 के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू C ये हैं, B2 के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो ये मेरा मैट्रिक्स जो है ये फर्दर क्या बन जाता है, ये वाला मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स मेरा फर्दर बन जाता है, जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये मेरा मैट्रिक्स बन जाता है, इक्वेशन मेरी बन जाएगी द कोऑर्डिनेट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू बेसिस C इक्वल्स a matrix which has B1 coordinate of B with respect to C first column and second column is B2 the coordinate of B2 with respect to C multiplied by coordinate of x with respect to basis B। So this is the very important concept। इसका मतलब है we call this matrix the change of basis matrix। और इसको हम लिखते किस तरह है, इसको लिखेंगे P B2C, क्योंकि ये चेंज क्या कर रहा है, B के कोऑर्डिनेट दिए गए था, उसके कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है किसमें, C के कोऑर्डिनेट, बेसिस C के कोऑर्डिनेट्स में। सो वी विल राइट दिस as change of basis matrix which changes the coordinates from B which are obtained from basis B to the coordinates which are obtained from basis C of the same vector space। और ये आपका अल्टीमेट रिजल्ट जो है, आंसर जो है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, जिसकी सारी ये एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसी कॉन्सेप्ट को जो है मैं एक रिजल्ट की फॉर्म में लिख रहा हूं और आई एम गोइंग टू जनरलाइज दैट रिजल्ट कि आपके पास कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू वन बेसिस ऑफ एन एलिमेंट, एनी एलिमेंट। आपने दूसरी बेसिस जो कि उसी वेक्टर स्पेस की दी गई है उसके कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम एलिमेंट लिखने होंगे। इट मींस यू हैव टू राइट डाउन द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, ठीक है। उस मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी हमने पिछली एग्जांपल में ऑब्जर्व की है कि उस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस B,
बी के बेसिस के वेक्टर्स जो है उनके कोऑर्डिनेट हैं रिलेटिव टू अदर बेसिस सी। ये यहां पे ये रिजल्ट जो है ये स्टेट कर रहा है थ्योरम। लेट b equals b1 up to so on bn and c equals c1 up to so on and so forth cn be basis for a vector space V। एक ही वेक्टर स्पेस की दो डिफरेंट बेसिस हैं। Then there is a unique n cross n matrix P B to C change of basis matrix such that the coordinate of x relative to basis C equals the change of basis matrix from B to C into the coordinate of the same element with respect to the basis B। ठीक है, यही हमने लास्ट एग्जांपल में जो है ऑब्जर्व किया था। अब मसला ये है कि ये चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स जो है इसको किस तरह ऑब्टेन किया जाए। ये हमने लास्ट एग्जांपल में जो देखा है उसी को ही हम एक्सटेंड करेंगे। द कॉलम्स ऑफ पी बी टू सी आर द सी कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर्स इन द बेसिस बी, जैसे पिछले एग्जांपल में था। दैट इज द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स विच इज दिस वन, चेंज पी फ्रॉम बी टू सी इक्वल्स फर्स्ट कॉलम b1 बेसिस का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस b, सेकेंड कॉलम b2 वेक्टर ऑफ बेसिस b उसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू बेसिस c, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लास्ट कॉलम आपका कौन सा होगा, bn के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू और रिलेटिव टू द बेसिस c। अब ये जो ज्योमेट्री दिखाई गई है ये सेम वेक्टर स्पेस है, एक ही वेक्टर स्पेस, इसकी दो डिफरेंट बेसिस हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देता है Rn का, और ये आपको बेसिस B जो है ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम देता है XB का। तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स जो है वो आपको एलिमेंट्स इन Rn में जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप देता है, विच इज दिस वन, that we can obtain this xc from the multiplication of the matrix change of coordinate matrix with the coordinate of the x in or relative to the basis b. The matrix b to c is called the change of coordinate matrix from b to c। इस नोशन को जो हम इस तरह पढ़ते हैं कि this is the change of coordinate matrix फ्रॉम बेसिस बी टू सी, और इस इक्वेशन से जो है हम ऑब्टेन किया करेंगे। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है, बेसिस बी के जो है वेक्टर्स वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। अब हमने यूनिक रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट, इनफैक्ट मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट कोरस्पॉन्ड टू अ बेसिस ऑन अ वेक्टर स्पेस बताया था तो मैंने ये बताया था यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कि हर एलिमेंट का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी विच इज x इक्वल्स x, अगर वो वेक्टर है वेक्टर स्पेस में तो x इक्वल्स द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ द बेसिस, और उसके जो उस लीनियर कॉम्बिनेशन के जो वेट्स होते हैं जो कि उस वेक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनका नाम हमने कोऑर्डिनेट रखा था और वो यूनिक होते हैं। अब अगर ये यूनिक है तो व्हाट अबाउट द कॉलम्स ऑफ द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पी बी टू सी, दे मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि बेसिस के वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हर वेक्टर के कोरस्पॉन्ड आपके पास एक यूनिक आ रहा है रिप्रेजेंटेशन, एक यूनिक कोऑर्डिनेट आ रहा है हर वेक्टर के कोरस्पॉन्ड बेसिस के, तो वो भी सेट जो है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जो कि कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बेसिस सी। द कॉलम्स ऑफ पी बी टू सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज दे आर कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बी। और इसकी लॉजिक जो है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अभी थोड़ी देर पहले। जो अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम जो है वो आप याद करें, उसमें कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर
चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो है ये फ्रॉम बी टू सी, अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो ये इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, इस मैट्रिक्स का p b टू c का ऑर्डर जो है n क्रॉस n है। अब अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम्स n कॉलम्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, देन one of the statement of our invertible matrix theorem was that A is invertible. In other words, आपका जो है change of coordinate matrix जो है ये invertible होगा। अब ये मैट्रिक्स अगर invertible हो गया, इसका मतलब है we can talk about P B to C inverse, इसके inverse जो है ये exist करता होगा। ये चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो है ये चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स देता था बेसिस सी पी बी टू सी एक्स ऑफ बी, ये रिलेशनशिप। अब अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इस इक्वेशन को बोथ साइड्स आप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पी बी टू सी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स सी इक्वल्स ये क्या बन जाएगा, पी बी टू सी इनवर्स पी बी टू सी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। अब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो इसका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो वी आर हैविंग एन इक्वेशन एक्स द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर गिवन एज पी बी टू सी इनवर्स एक्स ऑफ सी। ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये आ गई है, जो कि यहाँ पे ये लिखी हुई है। द मैट्रिक्स पी बी सी इज इन्वर्टिबल बाय इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम एंड वी हैव दिस इक्वेशन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ड्राइव भी करवा दिया। Thus, P B to C inverse is the matrix that converts C coordinates into B coordinates. ठीक है? That is P B C inverse equals P C to B. और ये नोशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। The change of coordinate matrix from basis C to B, इस तरह हम ये पढ़ते हैं नोशन। और ये द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम B to C and its inverse equals this one. So the change of basis in Rn, if B equals B1 so on and so forth Bn and E equals E1 En, be the standard basis of Rn. Standard basis जो है ये आप रिकॉल करें कि E1 क्या है, ये बहुत बार मैंने लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर्स में रिकॉल करवाया है। फर्स्ट एंट्री 1, ऑल अदर एंट्रीज 0। और कितनी एंट्रीज हैं इस वेक्टर की, Rn की बेसिस है n एंट्रीज होंगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन n। सिमिलरली En जो है वो क्या होगा, ऑल एंट्रीज आर E0, द nth एंट्री इज n ओनली। ठीक है। अब अगर कोई सी अदर बेसिस दी गई हो Rn की और स्टैंडर्ड बेसिस, देन द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इज Pb इक्वल्स B1 Bn इटसेल्फ, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस के B1 स्टैंडर्ड बेसिस जो E से मैं डिनोट कर रहा हूं वो वेक्टर B1 के ही इक्वल होती है। लेट्स से कि एग्जांपल एक पर्टिकुलर लेते हैं, R2 आप ले लें। R2 के लिए E1 क्या होगा, 1 0, E2 क्या होगा 0 1। अब कोई भी एलिमेंट लें, लेट से -1 8, इसको स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, -1 into 8, which implies the coordinate of this element -1 8 के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2, जो कि मैं इस तरह E से डिनोट कर रहा हूँ, R -1 8 itself. So the change of coordinate matrix whenever between B and E is this one. ठीक है। Let's do some example.
ये एग्जांपल है, लेट b1 इक्वल्स -9 1, b2 इक्वल्स -5 -1, c1 equals 1 minus 4, c2 equals 3 minus 5 and consider the basis for r2 given by, ये एक बेसिस है और ये दूसरी बेसिस है, ठीक है। फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम b टू c। अब चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम b p b टू c, ये बाय डेफिनेशन क्या है कि B1 का कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ B1 रिलेटिव टू C, ये एक मैट्रिक्स है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट कॉलम होगा बेसिस B1 का कोऑर्डिनेट विद रिलेटिव टू बेसिस C। सेकंड कॉलम क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ B2 रिलेटिव टू C। अब कोऑर्डिनेट ऑफ B1 जो है वो क्या होगा, relative to C equals x1 c1 plus x2 c2, और कोऑर्डिनेट ऑफ B2 relative to basis C वो क्या होगा, y1 c1 plus y2 c2। अब ये x1 x2 जो है वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट इनफैक्ट ये होगा x1 x2, और ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का b1 का, और इसका b2 का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा y1 y2, और वो जो है वो सॉल्यूशन होगा इस वेक्टर इक्वेशन का। इसका मतलब है वी हैव टू सॉल्व टू वेक्टर इक्वेशन विद द सेम लेफ्ट हैंड साइड। तो वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप c1 c2 जो है वो लगा दें। ये यहाँ पे मैंने सपोज किया हुआ है, लेट दिस वन कोऑर्डिनेट ऑफ b1 विद रिस्पेक्ट टू c, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इक्वल्स दिस वन, और ये सिस्टम वेक्टर इक्वेशन बनेगा। ये दोनों वेक्टर इक्वेशंस कॉरेस्पॉन्ड टू दीज मैट्रिक्स इक्वेशन है। अब इन दो मैट्रिक्स इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व नहीं हम करेंगे, क्योंकि हमने ये सीख लिया हुआ है कि वी कैन सॉल्व बोथ वेक्टर इक्वेशन विद द सेम लेफ्ट हैंड साइड साइमल्टेनियसली। अब एक जगह पे आपने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट लिख दिया इन सिस्टम का, जो कि कंबाइन है, सेम है दोनों सिस्टम्स का, चेंज ओनली B1 और B2 में है। तो आपने एक लाइन लगा के यहाँ पे B1 लिख दिया और यहाँ पे B2 लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म करेंगे। इसकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म जो है वो डायरेक्टली आपको सोल्यूशन दे देगी। सो यू विल हैव द सोल्यूशन फॉर ईच। फॉर एग्जांपल पहले सिस्टम का आपका सोल्यूशन क्या आएगा, x1 इक्वल्स, ये फर्स्ट कॉलम जो B1 के कॉरेस्पॉन्ड कॉलम था उसको आप इक्वेट कर, x1 इक्वल्स 6 एंड x2 इक्वल्स -5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ B1 with respect to relative to basis C equals 6 and -5। अब इसी मैट्रिक्स से दूसरे सिस्टम का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x1 equals 4 and x2 equals -3। So the coordinate of B2 relative to basis C equals 4 -3। We have to find out the change of coordinate matrix from B to C, which by definition is written here। इसमें आप वैल्यूज डाल दें ये जो हमने निकाली हैं। तो so change of coordinate matrix from basis B to C equals the coordinate of B1 with relative to basis C, which is 6 -5, and the coordinate of B2 relative to basis C, which is 4 -3। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर का कोऑर्डिनेट आपने निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B, यू हैव टू मल्टीप्लाई द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो कि हमने निकाल लिया हुआ है विद द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह दूं कि आप XB जो है वो आपका 1 4 है, फाइंड
x ऑफ c, फाइंड x ऑफ c, तो आप इमीडिएटली इस इक्वेशन का यूज करेंगे. x ऑफ c वी डोंट नो, इनफैक्ट वी कैन कैलकुलेट द x कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि बेसिस b1 b2 हमें दिया गया. ये आई होप के यू नो हाउ टू फाइंड आउट द वेक्टर x को किस तरह निकाला जाए व्हेन एवर द कोऑर्डिनेट सिस्टम coordinates of that vector with respect to a particular basis are given. और ये लास्ट लेक्चर में हमने किया भी था. x of c equals 6 minus 5 4 minus 3 into x of b जो कि 1 4 है. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आप कर लें, you will get the coordinate of the same x with respect to basis c. ठीक है जी. Let's go to the next slide. We have another example which states that let b1 equals this one, b2 equals this one, c1 equals this one, c2 equals this one, and consider the basis of r2 as this one. Find the change of coordinate matrix from b to c. Find the change of coordinate matrix from c to b, then b to c. ये एक का हम निकाल के दूसरे का इन्वर्स निकाल लेंगे. ये मैं देखना चाह रहा हूं कि सेम एग्जांपल है. नहीं, सेम एग्जांपल नहीं है. सो फर्स्ट पार्ट अगर हमने करना हो, सो वी विल डू फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट सी टू बी, पी सी टू बी. और ये आपने बड़ा केयरफुली करना है. चेंज फ्रॉम सी टू बी निकालना है. इसका मतलब है सी टू बी विल बी अ मैट्रिक्स having C1 with respect to B, that will be the first column. The coordinate of C2 with respect to relative to basis B, that will be the second. इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं, which are x1 b1 plus x2 b2 equals c1, and let's say y1 b1 plus y2 b2 equals c2. These are two vector equations. इन दोनों वेक्टर इक्वेशन के कॉरस्पॉन्ड जो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड आई विल सॉल्व दीज टू वेक्टर इक्वेशन साइमल्टेनियसली एज इन द प्रीवियस एग्जांपल. सो आई विल सॉल्व दीज टू साइमल्टेनियसली. सो b1 मेरा 1 -3 है, -2 4 है, और सॉरी यहाँ पे लाइन लगानी थी मैंने. देन c1 जो है वो मेरा क्या है, -7 9, एंड c2 इज -5 7. दिस इज द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ये है, ये मेरा c1 है, ये मेरा c2 है. सो आई विल रिड्यूस दैट मैट्रिक्स टू द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म. 1 -2 -7 -5, just for creating a partitioning so that I can realize my matrix of coefficient is this one, and these are, I am solving two different systems, in fact whose LHS is same but RHS is different. तो मुझे रो ऑपरेशन फर्स्ट करना पड़ेगा. 3 टाइम्स मैंने ऐड करना है. 4 - 6 that will be -2. देन 3 टाइम्स मैंने ऐड करना है, तो 9 -21 that will give me 12 -12 and 7 -15 that will give me -8. Now I have to row reduce to that matrix to echelon, reduced echelon form. So once again I will do the row operation. I will add, subtract, in fact I will do this row operation. R1 minus R2, that will make this element 0 1. Before doing this one I should divide by -1/2. फिर मेरा ये ऑपरेशन जो है ये प्लस हो जाएगा, और R2 अगर ये पहले मैं ऑपरेशन करूं तो दिस विल बिकम -2
-7, -5, 0, 1, 6 and 4. Now I will do R1 plus 2 times R2, and that will reduce this one. 2 times -7 plus 12, that will be 5, and here I will have 6 and -5, 2 times मैंने add करना है plus 8, that will be 3, and here I will have 4. So the solution of these two system of linear equations is, in other words, these are the coordinate of C1, B, which is 5, 6, and C2, coordinate of C2 with respect to basis B equals 3, 4, and my change of matrix from basis C to B is 5, 6, 3 and 4. अब ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया. सेकंड पार्ट में मुझे कहा गया फाइंड चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू सी. बी टू सी निकालना, और ये मैंने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि ये मैट्रिक्स जो है सी टू बी का इनवर्स है. इसका मतलब है कि इसका हमने इनवर्स निकालना है. सो इनवर्स जो है वो आपको निकालना आता है 2x2 मैट्रिक्स का. आई विल लीव इट एज एन एक्सरसाइज टू यू. So the change of coordinate matrix from B to C is just the inverse of this one, and you will use this one, determinant of P C to B and adjoint of the matrix P C to B. और ये आप इजीली कर सकते हैं ये फार्मूला यूज करके. ठीक है. So it's a small exercise for you and you can do it easily. Next example देखते हैं. Let D equals D1, D2, D3 and F equals F1, F2, F3 be the basis for a vector space V. एक मुझे बात बताएं आप कि अगर ये वेक्टर स्पेस V की बेसिस हैं, so what we can do for the dimension of vector space? What will be the dimension of that vector space? अगर ये बेसिस हैं, how many elements are there in these bases? 3 elements हैं, so 3 is the dimension of that vector space. Just आपको realize करवाना चाहता था. And suppose F1 equals 2D1 minus D2 plus D3, F2 equals 3D2 plus D3 and F3 equals minus 3D1 plus 2D3. D2 यहाँ पे होगा D2 प्लस D3. ठीक है. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें F1 के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस D जो है ये दिए गए हैं, वो क्या है? 2, -1, 1. इसका मतलब क्या है कि F2 के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस D ये दिए गए हैं, और वो क्या है? 0, 3, 1. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि F3 के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस D ये दिए गए हैं, एंड विच इज -3, 2 and 1. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स फ्रॉम F to D. F to D coordinate system ये होगा F1, coordinate of F1 with respect to basis D, that will be the first column, F2 with respect to D second column, and third column will be F3, the coordinate of F3 relative to basis D. अब ये मैंने आपको पहले रियलाइज करवा दिए हैं कि ये कॉलम्स ये हैं. सो द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम F to D इक्वल्स F1 क्या है? 2, -1, 1, 0, 3,
1, -3, 2, 1. ये चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आ गया. फाइंड x ऑफ d, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस or relative to basis d from this equation, this matrix f into d and the multiplied by coordinate of x in the basis f by using this equation. Second part में यही आपको कहा गया, find x of d if x equals f1 minus 2f2 plus 2f3. This equation tells me that the coordinate of x with respect to basis f is, the coordinates are 1, -2 and 2. Now using this equation I can easily find out the coordinate of required coordinate x relative to basis d in fact equals 2, -1, 1, 0, 3, 1, -3, 2, 1 multiplied by this vector. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, यू कैन डू इट. 2 plus 0 minus 6 minus 1 minus 6 plus 4 1 minus 2 plus 2 equals -4 -3 and 1. These are the coordinates of x relative to basis d. Whenever we are given the coordinate of x relative to basis f. So this is very beautiful example which explain you how to get the coordinate of one element x with respect to one basis whenever we are given the coordinate of that x with respect to another basis which is f. ठीक है, और ये 3 dimensional स्पेस में आपकी एग्जांपल है. मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये 3 dimensional स्पेस है, वेक्टर स्पेस, R3 नहीं है. नाउ वी आर नो मोर यूजिंग R3. R3 भी हो सकती है लेकिन R3 जरूरी नहीं है. इट इज मोर जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट नाउ. नेक्स्ट एग्जांपल इज इन P2 फाइंड, जैसे इस P2 की भी डायमेंशन क्या होती है? 3 होती है. ठीक है, ऑल्दो P2 इज आइसोमॉर्फिक टू R3. ठीक है, आइसोमॉर्फिक का कॉन्सेप्ट भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था. फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मैट्रिक्स फ्रॉम द बेसिस दिस टू द स्टैंडर्ड बेसिस दिस. अब ये हमने रिजल्ट पढ़ा था पिछली स्लाइड्स में कि स्टैंडर्ड बेसिस में अगर आपने B2 चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम द बेसिस B टू स्टैंडर्ड बेसिस C अगर लिखना है तो वो इनफैक्ट क्या होता है? PB होता है. एंड PB इज डिफाइंड एज B1 B2, the columns B2 up to so on Bn, the elements of the basis itself. ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं. तो PB इनफैक्ट अगर इसको फॉर्मल वे से कर लेते हैं, अगर हम बाय डेफिनेशन ही करें जो मैं अभी पिछली एग्जांपल्स में भी मैंने यूज की है, द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस B to C इनफैक्ट इक्वल्स द कोऑर्डिनेट ऑफ first element B1 with respect to the standard basis C, the coordinate of, और ये P1 है आपका, B1 ये है, B2 ये है और B3 ये है. B2 with respect to basis C and the third column will be coordinate of B3 with respect to basis C. अब ये जो है ये क्या होते हैं? C का कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 -2
1 स्टैंडर्ड बेसिस में, इनफैक्ट पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स इटसेल्फ। B2C क्या होगा 3 माइनस 5 4। ये आपको पता है ना मैं किस तरह लिख रहा हूं, बिकॉज आई कैन राइट दिस B1 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वेयर इक्वल्स C1 इंटू 1 प्लस C2 इंटू टी प्लस C3 इंटू टी स्क्वेयर। और ये C1, C2, C3 की वैल्यूज इनफैक्ट ये हैं। कंपेयर करें, C1 इक्वल्स 1 आ रहा है, C2 इक्वल्स -2 और C3 इक्वल्स 1 आ रहा है। ये इस तरह मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और B3 कोऑर्डिनेट ऑफ B3 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस जो है वो इटसेल्फ होगी 0, क्योंकि B3 में कांस्टेंट कोई नहीं है, 2 and 3। सो द चेंज ऑफ basis from B to standard basis is in fact 1 minus 2 1 3 minus 5 4 0 2 and 3। चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है x ऑफ C इक्वल्स PB to C into x of B। देन आपसे पूछा गया फाइंड B कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर -1 प्लस 2। अब -1 प्लस 2 हमने तो ये चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट B से स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में लिखा था, तो हमें तो पूछा गया है कि x ऑफ B निकाल लें। x ऑफ B किसके इक्वल होगा B to C इनवर्स इंटू x ऑफ C। अब इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड बेसिस से रिलेटिव कोऑर्डिनेट क्या है -1 2 0। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल लेंगे एंड यू विल पुट इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द x ऑफ B। अब इनवर्स निकालना जो है ये हमने सीखा हुआ है कि किस तरह निकालते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर दैट यू हैव टू क्लेवरली यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स फॉर फाइंडिंग आउट द इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इनवर्स निकालना है, जब तक आपके पास इनवर्स नहीं आएगा यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस वन। और ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन आप डू योरसेल्फ खुद से करेंगे, बिकॉज यू विल बी एबल टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालने के बाद आपने इन दो इनवर्स जो आप निकालेंगे और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ XB। सो वी आर नॉट जस्ट हैविंग प्लेइंग विद द R3 यूक्लिडियन स्पेसेस, वी हैव मोर देन दैट। Let P equals this one, V1, V2, X are given. Find a basis U1, U2, U3 for R3 such that P is the change of coordinate matrix from U1, U2, U3 to the basis V1, V2 and V3। ये जो है ये V3 है आपका, X लिखा गया यहाँ पे, सॉरी दिस वन इज V3। अगर इस मैट्रिक्स का इस सेट का नाम मैं B रख लेता हूं और इस सेट का नाम मैं C रख लेता हूं, तो क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बेसिस जो है बेसिस को डिटरमिन करें B को। आई हैव टू फाइंड आउट द बेसिस सच दैट P ऑफ B to C इक्वल्स दिस PO, जो कि यहां पे लिखा हुआ है दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका U1 का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑफ C फर्स्ट कॉलम होगा P का, U2 के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस C ये सेकेंड कॉलम होगा, और U3 के विद रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस C ये थर्ड कॉलम होगा। अब अगर PB to C ये P हो तो कंपेयर करें, तो आपका U1
सी क्या बन रहा है 1 माइनस 3 4, u2 सी क्या बन रहा है 2 माइनस 5 6 एंड u3 सी जो है ये क्या बन रहा है माइनस 1 0 1। अब अगर कोऑर्डिनेट दिए गए हों और बेसिस के एलिमेंट्स दिए गए हों, इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि u1 इन फैक्ट इक्वल्स 1 टाइम्स v1 माइनस 3 टाइम्स v2 प्लस 4 टाइम्स v3 जो कि इक्वल है 2 2 3 माइनस 3 टाइम्स माइनस 8 5 2 प्लस 4 टाइम्स माइनस 7 2 6। तो ये क्या आपका बन जाएगा 2 प्लस 24 माइनस 28 2 माइनस 15 प्लस 8 3 माइनस 6 प्लस 24। अब ये आप सिंप्लीफाई कर लें, यू विल हैव u1 में आपका फर्स्ट 0 है, ये आपका क्या बन गया माइनस 5, ये आपका क्या बन गया 21। Similarly, you can find out u2 from this equation, which is 2v1 minus 5v2 प्लस 4v3। इसको सिंप्लीफाई करें और u3 आपका क्या होगा माइनस v1 प्लस 0v2 प्लस v3। यहां से आपके पास u3 आ जाएगा सच दैट द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम B to C is this given matrix। ठीक है, we are at the end of lecture this lecture, which is the 23rd lecture. At the end of lecture I give you some practice problem. So the some practice problems are question in P2 की dimension क्या होती है 3। Find the change of coordinate matrix from the basis, this basis इसके 3 एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। Then write t square as linear combination of polynomials in B। इसका मतलब क्या है कि आपने इस t square का B कोऑर्डिनेट ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क ईच स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ये पहली बार प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि ट्रू फॉल्स जो है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इवेल्युएट करते हैं। द कॉलम्स ऑफ द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स P B to C आर B कोऑर्डिनेट्स वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स इन C। यू हैव टू चेक इट। इनफैक्ट ये जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी जस्टिफिकेशंस भी बताऊंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज लेट P बी दिस वन V1 V2 एंड V3, यहाँ पे V3 है सॉरी, फाइंड अ बेसिस U1। इस तरह का प्रॉब्लम अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया। सो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर में हमने क्या किया इसको जरा समराइज कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर। हमने आज एक वेक्टर स्पेस की डिफरेंट बेसिस के कॉरस्पॉन्ड जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम बनते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप जो है ये स्टडी किया कि अगर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वन बेसिस कोऑर्डिनेट दिए गए हों एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस के, तो हाउ टू फाइंड आउट the coordinate of the same element of the vector space with respect to another basis of the vector space B। और उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन की है which we call the change of coordinate matrix। change of coordinate matrix जो है इसको स्टडी किस तरह इवेल्युएट किया जाता है, किस तरह डिटरमिन किया जाता है, ये हमने आज के लेक्चर में स्टडी किया है। और ये इनफैक्ट चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम अ बेसिस B to another basis C of the same vector space is in fact the coordinate of all the vectors in the basis B
relative to basis C, ये जो है ये कॉलम्स फॉर्म करते हैं, ये हमने किया ना आज के लेक्चर में। तो ये जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें रिलेशनशिप देता है एक ही वेक्टर स्पेस के डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। और इसकी देयर आर मैनी फिजिकल एप्लीकेशंस, क्योंकि एक ही 3 डायमेंशनल स्पेस है, उस पर आप डिफरेंट जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो दैट विल गिव यू अ रिलेशनशिप सच दैट how to change the coordinates of one basis when to the another basis. ठीक है, I hope you will do some exercises and till the next lecture, take care of yourself and Allah Hafiz.